नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर रहेगी, तो अगले एक घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। आपको पूरी भी लिए चलेंगे और वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ के जो रथ यात्रा है वो वहां पर निकाली जा रही है। पल पल का अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी हमारी नजर होगी। इसके अलावा मौसम का मिजाज आज क्या कहता है, इसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जुटे श्रद्धालु भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान आज भक्तों को देंगे दर्शन। अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर। आज राजनीतिक दलों से होगी बातचीत। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा करेगी टीम। ईरान इजराइल में संघर्ष विराम के बाद खामेनेई का देश के नाम संदेश। कहा, हमला होने पर अमेरिकी ठिकानों पर की जाएगी जवाबी कार्रवाई। एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। स्वर्ण पदकों की लगाई हैट्रिक। पुरुष, महिला और मिश्रित युगल पर कब्जा। और उमस से बेहाल दिल्ली एनसीआर। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून मेहरबान। आज भी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल समेत अनेक राज्यों में बारिश का अलर्ट। और आइए शुरुआत करते हैं। पूरा उड़ीसा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक छेर पहरा रस्म निभाते हैं और इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान की सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ को देव दलन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं, जिससे हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर मिलता है। और वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आयोजित होने वाला प्रमुख उत्सव है और ये त्योहार द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। अहमदाबाद में भी आज रथ यात्रा की है। ऐसे में अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने सुबह सुबह वहां पर पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी और इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से गीत गाकर, नाच गाकर, नृत्य करके वो
भगवान जगन्नाथ को याद कर रहे हैं और साफ तौर पर ये जो उत्सव है उसको उसकी जो भागीदारी है यहाँ पर बढ़ चढ़कर उसमें निभाते हुए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। और यही मान्यता है कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो इतिहास में भी जो दर्ज है और उसके बाद आज जब हम देखते हैं तो कितना इसमें जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर इस उत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं आज रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग भव्य रथों पर सवार होकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर में की ओर यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर में विशेष दर्शन का आयोजन होगा और इसके अलावा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन भक्त कर पाएंगे। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। मौसी के घर से जगन्नाथ मंदिर में भगवान की वापसी शुरू होगी। तो क्या कुछ इसका जो नियम सारणी है वो क्या कहती है, किस तरह से शेड्यूल रखा गया है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाएगा 6 जुलाई को। और आपको बता दें, काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है कि एक पूरी जो प्रथा है उसको लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ओडिशा की पारंपरिक मिठाई पेड़ा पीठ, उसका भी भोग लगाया जाएगा। भगवान को विशेष मीठा पेय अधरापना अर्पित किया जाएगा। तो 8 जुलाई को नीलाद्री विजय समापन होगा। रथ यात्रा का अंतिम और सबसे भावनात्मक दिन इसे कहा जाता है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मुख्य मंदिर में लौटेंगे। तो आज जो रथ यात्रा जिसकी शुरुआत हो रही है 8 जुलाई को, उसका समापन होगा। गर्भगृह में पुनः स्थापित होंगे भगवान। तो ये जो दिन है तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में जानकारी दें तो नंदी घोष रथ में सवार होते हैं भगवान और साथ ही नंदी घोष रथ में 14 पहिए होते हैं। अलग अलग मान्यताएं इनको लेकर है और काफी खास ये पूरा जो पर्व है उसे देखा जाता है। नंदी घोष की ऊंचाई लगभग 45 फीट है। जो भगवान जगन्नाथ का रथ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा पर्व है वो मनाया जाता है। लाल और पीले रंग से इसकी सजावट की जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इसमें। और इसके अलावा भगवान बलभद्र का जो रथ होता है उसमें तलध्वज रथ में बलभद्र सवार होते हैं और इसकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। तलध्वज रथ की ऊंचाई 44 फीट है। जो भगवान बलभद्र का रथ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रथ में 14 पहिए होते हैं। अलग अलग मान्यताएं और पर्व के साथ इसे मनाया जाता है। और ये जो रथ यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण है। लाल और हरे रंग से तलध्वज रथ की सजावट होती है। तो भगवान बलभद्र का ये रथ है। और देवी सुभद्रा का जो रथ है उसके बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देवी सुभद्रा के रथ का नाम देव दलन है। और देव दलन रथ में 12 पहिए होते हैं और इनकी भी अपनी मान्यता है, अपनी विशिष्टता है। देव दलन रथ की ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है। और ऐसे में तमाम मान्यताएं हैं और लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। लाल और काले रंग से इसकी सजावट की जाती है। तो देवी सुभद्रा का ये जो रथ है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग रथों की क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं ये हम आपको बता रहे थे। आज सुबह दिल्ली में त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे इसको मनाया जा रहा है इस पर्व को, और इसके अलावा अगर हम बात करें अहमदाबाद में कैसे मनाया गया वो भी हमने आपको दिखाया। और इसके अलावा पुरी में तो जिस तरह से ये भव्य यात्रा निकलेगी उसकी तस्वीरें तो हम आपके साथ लगातार साझा कर ही रहे हैं। तो श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ को यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार अगर देखें तो लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और इसीलिए अपनी मनोकामना को लेकर देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि तमाम यहाँ पर जो
लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने का जो कार्य है वो भगवान जगन्नाथ के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और सुबह की जो आरती है उसको यहाँ पर किया गया। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा जो पुरी से निकलेगी वो वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, लाखों की भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं और पूरा देश इस हर्षोल्लास के साथ इस पूरी यात्रा को मनाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत मान्यताएं हैं और लोग जो मान्यताएं लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उसके बाद भगवान भी उनकी मनोकामना को पूर्ण करने का काम करते हैं। और ऐसा कई बार देखा है, इसके कई सारे उदाहरण भी कई बार सामने आए हैं, जब लगातार हमने देखा है कि इस तरह के जो भगवान के पर्व होते हैं वहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत अहम है सांस्कृतिक विरासत को लेकर और सांस्कृतिक इतिहास को लेकर और भगवान की मान्यताओं को लेकर। बहुत अद्भुत और अलौकिक ये तस्वीरें जो लगातार लोगों के लिए, उनकी मान्यताओं के लिए, उनको तमाम सुख और लाभ पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित होती हुई नज़र आती हैं। और लगातार इसी लेकर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भव्य तरीके से किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें हम पूरी से आपके साथ साझा कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें, और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चरम पर नज़र आ रही हैं। और बहुत कुछ खास होने वाला है आज की इस रथ यात्रा में, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, जैसा कि हम जानते हैं, हर साल ये दिन आता है और हर साल के साथ भगवान जगन्नाथ की जब ये यात्रा होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर जो लोग हैं वो हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। उसकी अलौकिक तस्वीरें कई बार नज़र आई हैं और आज भी ये जो तस्वीरें हैं काफ़ी अलौकिक नज़र आ रही हैं, अद्भुत हैं ये तस्वीरें। और अपने आप में जो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी भव्यता के साथ आप देखिए कि किस तरह से रथों को भी सजाया गया है। इसके अलावा मंदिरों को किस तरह से सजाया जा रहा है वो भी साफ तौर पर इन तस्वीरों के ज़रिए हम देख पा रहे हैं। क्योंकि ओडिशा के पुरी शहर में हर साल होने वाली जगन्नाथ यात्रा को दुनिया भर के लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ इसमें शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें भगवान जगन्नाथ तो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर वो सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक वो जाएंगे। और ये यात्रा 12 दिन तक चलती है और काफ़ी मान्यता है इस पूरी यात्रा की और हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के राजा खुद छेरा पन्हारा रस्म निभाते हैं, जिसमें वे सोने के झाड़ू से रथ के नीचे का हिस्सा साफ करते हैं और ये विनम्रता और सेवा का भाव का प्रतीक माना जाता है। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाकर नाराज़गी जताती हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर क्यों चले आए, और ये आयोजन पूरी यात्रा को और भी रोचक बना देता है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से इन रथों को सजाया गया है। कुछ ही देर में ये यात्रा इसकी शुरू होगी, उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि भगवान इन 3 रथों को खींचने वाली रस्सियों के भी अपने नाम होते हैं। भगवान जगन्नाथ के 16 पहियों वाले रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ की रस्सी का नाम शंखा चूड़ा नाड़ी है। और बलभद्र जी का जो रथ है जिसमें 14 पहिए होते हैं उसे ताल ध्वज कहा जाता है और उसकी रस्सी को बासुकी नाम से जाना जाता है। देवी सुभद्रा का रथ जो है जिसमें 12 पहिए होते हैं और जिसे दर्प दलन कहा जाता है, उसकी रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा नाड़ी। ये रस्सियाँ न सिर्फ रथ को खींचने के माध्यम होती हैं बल्कि इन्हें छूना भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालु हैं वो इस पर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी अलग अलग कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण और ये तस्वीरें पुरी की हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं। और
शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं पुरी से ही सीधे। सुयश, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी क्या हलचल नजर आ रही है, आप सबसे पहले तो ये जानकारी दें, और उसके अलावा किस तरह से व्यापक वहां पर इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की तैयारियां। जय जगन्नाथ स्वरूप। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि भगवान श्री के जाने के तीनों रथ तैयार हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में, यानी कि जो समय दिया गया था 7 से 9 के बीच का, वो घड़ियां कम होती जा रही हैं। और ये पहला रथ जो आप देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ का है, दूसरा माँ सुभद्रा का, और साथ में जो रथ खड़ा हुआ है तीसरा, वो भगवान बलभद्र का है। और साथ ही में यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, आरती हो चुकी है, अब श्रृंगार अर्चना चल रही है और उसके बाद में तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो चरम पर नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में इस रथ यात्रा का जो शुभारंभ है वो होता हुआ नजर आएगा और ये जो तीनों रथ हैं वो धीरे धीरे करके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तमाम श्रद्धालु इन रथों को खींचते हुए नजर आएंगे। और सुयश हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुयश, आप ही के पास आ रहे हैं और अभी क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है, अपनी बात को पूरी कीजिए। चलिए, सुयश से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। आप देख सकते हैं कितने मंत्रोच्चार के साथ अभी इसका शुभारंभ किया जा रहा है और सुबह से ही हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। और ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और ऐसे में मान्यताओं को पूरा करने के लिए, जो लोगों की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ हमेशा तत्पर नजर आए हैं। और ऐसे में जो आशीर्वाद लेने के लिए जो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। अभी आप देख रहे हैं कुछ देर में यहां पर इसकी शुरुआत भी होती हुई नजर आएगी। देवशी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। देवशी, अहमदाबाद में क्या हलचल नजर आ रही है, किस तरह का माहौल और किस तरह की तैयारियां? ये भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद में 148वीं रथ यात्रा है और आज ही के दिन का जो है वो अहमदाबाद वासी, अहमदाबाद का हर नगर जन इंतजार करता है, क्योंकि साल में एक ही बार भगवान मंदिर से बाहर आकर लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के घर पे आते हैं, अहमदाबाद की बाजारों में निकलते हैं। सुबह की आज घटना बताऊं तो आज सुबह ही 4 बजे से यहाँ पे पूरी मस्जिद में हलचल शुरू हो गई थी। सुबह 4 बजे मंगला आरती में देश के गुरु सरकारी साहब ने अपने परिवार के साथ यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में बात हुआ था। उन्होंने आरती की और संतों के आशीर्वाद लिए। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहीं भी कर जैसे कि वो सोने का झाड़ू होता है उससे भगवान के रथ के रास्ते को साफ करके रथ को प्रस्थान करवाया था। और अभी जो है वो रथ यात्रा अपने जो सुनिश्चित मार्ग है वहां पे शुरू हो गई और वहां पे अभी निकल चुकी है। तीनों रथ जो है वो अहमदाबाद की बाजारों में निकल चुके हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और खास करके जो अहमदाबाद के लोग हैं वो इसी दिन का इंतजार करते हैं। आप कहीं भी नजर डालेंगे जुलूस में तो लोग ही लोग नजर आते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्त के घर अहमदाबाद में सामने से आते हैं। पूरे साल से लोगों को भगवान के घर के पास दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। आज के दिन में भगवान जो है वो भक्त को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। बिल्कुल। देवशी, किस तरह से व्यापक इंतजाम वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई हैं और क्या नई चीजें अब की बार वहां पर देखने को मिल रही हैं जो अब की बार प्रशासनिक अमला वहां पर अपनाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, जब इतना बड़ा आयोजन होता है, हर बार रथ यात्रा जो है वो 148 सालों से अहमदाबाद में कभी भी होती है और यहाँ पे चलती है, तो टाइम पे इंतजाम होता है वो है। तो पुलिस ने जो अपने तरफ से बहुत बड़ा इंतजाम किया हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का दल जो है उनको तैनात किया गया। और साथ ही साथ इस बार नई चीज यहाँ पे एक एआई से की गई है। लगभग 50 से भी ज्यादा ड्रोन जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं अभी। और जितना भी रोड है रथ यात्रा का जो 16 किलोमीटर का रूट है
उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जहां भी अगर बिल्कुल। ज्यादा भीड़ लगती है तो उनका ये जनरेटेड मैसेज ठीक है तुरंत देवशी, आपके कंट्रोल पास को वापस दिखता है। लौटूंगा और जानूंगा कि तो अहमदाबाद में और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुयश हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुयश, आप जानकारी दे रही थी कि किस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं वो चरम पर नजर आ रही हैं। क्या हलचल अभी नजर आ रही है और किस तरह से अभी जो वहां पर है व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सबसे पहले तो वो बताइए। जी हाँ, अभी सौरभ यहाँ पर हरी सेवा की पूरी तैयारी हो गई है। ये भगवान जगन्नाथ की सबसे पुरानी सेवा कही जाती है, जिसे नृत्य के जरिए भगवान को प्रस्तुत किया जाता है। ये अंदर नहीं संपूर्ण की जाती है, इसीलिए बाहर आ गए हैं। यहाँ अगर बात श्रद्धालुओं की करें तो आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। बीच बीच में पानी की बोतल्स और फूड पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। उत्साह लगातार बना हुआ है श्रद्धालुओं में। और भगवान श्री वहां से खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद बाहर आएंगे और बाहर निकल कर यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा शुरू होने से पहले भी यहाँ पर कई परंपराएं और पूजा अर्चना की जाएगी। उनमें से सबसे पहली परंपरा है कि जो राजा की जो परंपरा चली आ रही है कि राजा जी आएंगे और सुनहरी झाड़ू से यहाँ झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद से भगवान को भी यहाँ पर आप देखेंगे कि साथ ही साथ ये नहीं, जैसे जाते समय जब हम अपनी मासी के यहाँ जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे तो निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी सुयश जो बता रही थी कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ ये पूरी यात्रा और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं जो कि पुरी से सामने आ रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम महत्व ये रखती है ये यात्रा। और इसी यात्रा को यहाँ पर अपना जो लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो किस तरह से इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर उजागर करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में इसको लेकर तैयारियां तो हैं ही हैं और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। इससे जुड़ी हुई तस्वीर लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो पूरी की इस यात्रा में आपको भी शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की जिस तरह से रथ यात्रा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उससे जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको पुरी लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और कैसे हर्षोल्लास के साथ इस रथ यात्रा में वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं। किस तरह से ये जो व्यापक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और उसके अलावा मंत्रोच्चार के साथ किस तरह से इस पूरे भव्य रथ को सजाया गया है, ये तस्वीरें साफ तौर पर उजागर करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में भी
जुड़ी हुई थी और अहमदाबाद से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम देखें हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि पूरा दिन आज हम देख सकते हैं कि जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और कहां पर किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। ये पल पल की अपडेट जो है वो हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने सहयोगियों का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ की बात हो और मशहूर सैंड आर्ट सुदर्शन पटनायक अपनी कला ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, रथ यात्रा के इस अवसर पर पुरी में बेहद सुंदर रेत से कलाकृति बनाई गई है, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है और इस के साथ सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। उपराज्यपाल ने प्रशासन को पवित्र यात्रा के प्रतिबद्धता जताई। और बात करते हैं बिहार की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम के बैठकों का दौर चल रहा है और चुनाव आयोग की टीम आज पटना में सभी राजनीतिक दलों से मिलेगी और उनसे सुझाव मांगेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी करेगी। इससे पहले कल चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंची थी। टीम ने बिहार में तैनात चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटर पुनरीक्षण का काम समय से पूरा करने के लिए चलते असुविधा का सामना न करना पड़े। और वहीं बिहार में आगामी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो रही है। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर है, लेकिन जो खबर सुर्खियों में है वो ये कि देश के 6 राज्यों में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की पुनः जांच करेगा। लक्ष्य ये है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध प्रवासियों को बाहर किया जा सके। लेकिन अब इस मुद्दे पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। बिहार में चुनावी हलचल के बीच चुनाव आयोग का ऐलान। चुनाव आयोग ने की विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा। वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता की होगी जांच।
बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के 6 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध प्रवासियों को बाहर करना है। इसी कड़ी में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के नेतृत्व में बुधवार को चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। चुनाव आयोग की टीम ने बड़ी बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का फीडबैक लिया गया। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों तक बिहार में रहेगी। निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह बीएलओ से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि उसमें अपने अपने बूथ में सभी बीएलओ जितने भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम जोड़ें और जो गलत नाम अगर कहीं से हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई करें। बड़ा सवाल यह है कि सही पात्र की पहचान कैसे हो। जाहिर है हर मतदाता को अपनी पहचान साबित करना जरूरी है, लेकिन कुछ सियासी दल सिर्फ पहचान की बात सुनकर बिदक गए और सत्यापन पर आपत्ति दर्ज की है। चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए। एनडीए के दलों ने चुनाव आयोग के फैसले को सराहनीय बताया है और विपक्ष पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। ऐसे लोग जो फर्जी मतदाता हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं या फिर बांग्लादेशी वोटर हैं, उनको वोट से बाहर करना और चुनाव को निष्पक्ष कराना, यह वास्तव में चुनाव आयोग के पहल का मैं स्वागत करता हूं। मतदाता सूची का सत्यापन और शुद्धिकरण बिल्कुल यह चुनाव आयोग का एक स्वागत योग्य कदम है। यह तय मानकों के अनुसार यह काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके कारण से बिहार की डेमोग्राफी खराब हुई है। विपक्ष इस बात को लेकर के भ्रम फैला रहा है ना, वो निराधार और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। इलेक्शन कमीशन का यह जो प्रयास है वो संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था। उस समय आरजेडी की तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के आरोप लगे थे। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से चीन के किंगदाओ में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई सेना के विमानों सहित 19 विशेष निकासी उड़ानों का उपयोग करके कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। वहीं इजराइल से 818 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। मैं मंसूर से गया था ईरान कंपनी के अंदर मशीन फिट करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद में 13 तारीख को जो है लड़ाई वगैरह चालू हो गई थी। फिर हमने 3 दिन बाद फ़ोन लगाया एम्बेसी को, तो उन्होंने बोला कि घबराओ मत, हम तुमको वहाँ से बराबर निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर हमको 4 दिन बाद 5 दिन बाद फ़ोन लगाया तो वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बहुत मदद करी और उसके बाद में जो है हमको सही से निकाला। 2 जगह हमको ईरान के लोगों ने रोका भी, जो वहाँ की सेना थी उनसे बात हुई और बात होने के बाद में फिर एम्बेसी वालों ने बात करी कि हमारे आदमी है और अपना जो है पासपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बहुत हेल्प करी और उन्होंने जो हमको रोका था उन्होंने सॉरी भी बोला और अपने की जो एम्बेसी ने बढ़िया से रूम दिलाया हमको, वहाँ पे खाना खिलाया, बहुत अच्छा रहा। इंडिया सरकार का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों के एम्बेसी और सरकार ने बहुत हेल्प किया है ईरान से निकालने के लिए। हम लोगों को अच्छे से व्यवस्था करके लाया है
मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। I would really like to thank the embassy because they scheduled everything for us, like the whole evacuation and everything. Although, yeah, I do get it that we were really concerned because we were in the north and people from Mashhad were leaving by the time that we reached north. But I think that it was a priority to evacuate them first because Mashhad, like, the situation was really bad there. Apart from that, like, I would really like to thank Dr. Mujtaba Shah and Dr. Mumin Khan because they were constantly in contact with our parents, with the embassy here, with the government here, and even with the embassy in Iran. So a big shout out to the two of them because had they not coordinated, I don't think a lot of it would have happened. और उधर कांग्रेस पार्टी के अंदर तनाव गहराता जा रहा है। वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक उड़ते पक्षी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आकाश किसी का नहीं है। इस पोस्ट को पार्टी के नेतृत्व के साथ उनके तल्ख रिश्तों की अटकलों से जोड़ा जा रहा है। जवाब में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तंज कसते हुए कहा, आजाद परिंदे को भी आसमान में सावधानी बरतनी चाहिए। जब इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस विवाद में उलझना नहीं चाहती। हमारा लक्ष्य देश की एकता और सुरक्षा है और हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कुछ बोलता है तो बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं। हमारा फोकस राष्ट्र को बचाने पर है। और वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ व्हिप और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक सेवाएं कम होने की वजह से वे आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने इस्तीफे में उमेश मकवाना ने लिखा है कि आज आप में जा रहे हैं वो दिल्ली और नोएडा से है, जहां अलग अलग घटनाओं में आग लग गई। एक तरफ जहां दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के बवाना इलाके के A31 सेक्टर 4 में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना के बाद टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 2 में स्थित एक निजी फर्म में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी रहीं और यहां भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ तो दिल्ली में आग लगी है, दूसरी तरफ नोएडा में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो कार्य है वो तेज़ गति से जारी है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और दमकल कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर आग बुझाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मौसम की जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून गुरुवार को करीब करीब पूरे देश में छा गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी टर्फ लाइन और हवाओं के विपरीत प्रवाह से मानसून नहीं आ पा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने समय से करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मानसून जैसलमेर, बीकानेर, सोनीपत तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने बंगाल, बिहार और झारखंड में आज से 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश होने की संभावना जताई है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई जगह बारिश का अलर्ट जारी है। गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और रेशमा हमारी सहयोगी अखबारों की सुर्खियां लेकर हमारे साथ हाजिर है। रेशमा, क्या है अखबारों की सुर्खियों में आज खास? सुप्रभात गौरव, बहुत सारी खबरें आज भी हम लेकर आए हैं समाचार पत्रों से, जिन्हें ज़्यादातर समाचार पत्रों ने अपने पहले ही पेज पे जगह दी है। अगर एससीओ बैठक की बात की जाए तो पहलगाम पर चुप्पी, भारत का संयुक्त बयान पर दस्तखत से इनकार है। राजनाथ ने कहा पाकिस्तान की सीमा पार से आतंक के पोषण की नीति पर दोहरे मानदंड छोड़ने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले को नज़रअंदाज करने और पाकिस्तान समर्थित सीमा पर आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करने से लेकर गुरुवार को भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। और आइए इसी के साथ एक और बेहद ख़ास जो सुर्खी है जिसे ज़्यादातर अखबारात ने पहले पन्ने पर जगह दी है। आपको बता दें कि रचा इतिहास, यहाँ ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु। और भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पूरी तरह से इतिहास को रच दिया है। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और 634वें अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं शुभांशु शुक्ला। और ISS पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। और अब एक और अहम सुर्खी देख लेते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा का विरोधी नहीं है, बल्कि वे सखी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भारतीय भाषाएं देश को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बने और सभी भाषाओं को सभी लोग पढ़ें ताकि भाषाओं की जो संस्कृति है उसके बारे में जान सकें। और अब देख लेते हैं एक और ख़ास सुर्खी, ये भी काफ़ी ख़ास हो जाती है। फास्टैग से पार्किंग और पेट्रोल पंप पर भी भुगतान की पूरी तरह से तैयारी है और सरकार का मकसद एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना है। और इस पहल के ज़रिए सरकार का मकसद है कि फास्टैग के ज़रिए एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार किया जाए जहां वाहन मालिकों को एक ही मंच पर यात्रा और परिवहन से जुड़ी सभी सुविधाएं मुहैया हो सकें। और इसी के साथ इसी से जुड़ी एक और ख़बर भी आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेहद ख़ास बात बताई कि दोपहिया वाहनों पर टोल की बात बिल्कुल गलत है। 15 जुलाई से टोल टैक्स लेने की जो खबरों का खंडन किया गया, उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लेने का कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि दोपहिया वाहनों को टोल पर छूट जारी रहेगी। तो ये भी एक खास खबर हो जाती है। और चलते चलते एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। अहमदाबाद हादसे की जांच पर सरकार ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा मिल चुका है, दिल्ली में इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के ब्लैक बॉक्स से जो डेटा निकला है उसकी अब जांच की जाएगी और जांच आने के बाद सभी जो नतीजे होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो ये थी कुछ अखबारों की खास सुर्खियां। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, तमाम जो खबरें हैं वो आप दर्शकों के लिए समेट कर लेकर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखबारों की सुर्खियों के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया था, जिसमें देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को देश की बागडोर सौंपी थी। उसके बाद पिछले साल 26 जून को ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। पिछले एक साल में लोकसभा ने विभिन्न आयामों में नया अध्याय लिखा है, फिर चाहे वो रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी की बात हो या जनहित से जुड़े विधेयक पारित कराने की। आइए नजर डालते हैं इस पूरे सफर पर इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश में पिछले साल हुए आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस एक साल में हमें भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक नया अध्याय देखने को मिला है। देश की 18वीं लोकसभा में कुल 372 घंटे 36 मिनट की कार्यवाही देखने को मिली है, जिसमें 103% से ज्यादा की रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। बीते 3 अप्रैल को एक ही दिन में शून्यकाल के दौरान 204 मुद्दे उठाए गए, जो लोकसभा के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 18वीं लोकसभा में सिर्फ चौथे सत्र तक ही जनहित से जुड़े 24 विधेयक पारित हो चुके हैं,
जैसे सामाजिक न्याय को सशक्त करने वाला वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, आपदा के समय त्वरित और सटीक कार्रवाई हेतु आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024, राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करने हेतु इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 आदि। 18वीं लोकसभा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत आवाज बन रही है। इस दौरान भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अनेक वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज रखी, जैसे 11 और 12 जुलाई 2024 को रूस सेंट पीटर्सबर्ग में 10वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में, 13 से 17 अक्टूबर 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में 149वीं IPU असेंबली में, 6 से 9 जनवरी 2025 तक यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं। साथ ही 10 जनवरी 2025 को ग्वेर्नसे में CSPOC स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई। वहीं 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में 150वीं IPU असेंबली हुई। 3 से 5 जून 2025 तक ब्रासीलिया ब्राजील में 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में भारत ने अपनी बात रखी। इन मंचों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व को लोकतंत्र, वैश्विक सहयोग और शांति का मंत्र दिया। वहीं भारतीय संसद वैश्विक लोकतांत्रिक विचारों का भी केंद्र बनी, जब 9 देशों से संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे। इनमें जापान, मॉरिशस, UAE, रूस के प्रतिनिधिमंडल शामिल रहे। पिछले 1 वर्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर लोकसभा ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। डिजिटल संसद प्रोजेक्ट 2.0 इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ संसद को एक स्मार्ट संस्थान बनाने के उद्देश्य से संसद के संसाधनों के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगभग 8000 घंटे की ऐतिहासिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को नए डिजिटल स्वरूप में बदला जा रहा है। संसद की पुरानी कार्यवाहियों और दस्तावेजों को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए AI आधारित सर्च प्रणाली की शुरुआत हुई है। संसद की कार्यशैली को आधुनिक बनाने के लिए सांसदों की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई है। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र से सांसद अब इलेक्ट्रॉनिक टैब से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे पेपरलेस कार्यप्रणाली को बल मिला है और रियल टाइम डैशबोर्ड से उपस्थित डेटा का तत्काल विश्लेषण संभव हुआ है। नई तकनीक ने सांसदों के दैनिक कार्यों को भी सरल बनाया है। पहले जहां नव निर्वाचित सांसदों को 19 अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, अब उनके लिए एकीकृत मेंबर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि त्रुटियां भी कम हुई हैं। वहीं तकनीक से भाषा की बाधा को दूर करते हुए लोकतंत्र को और समावेशी बनाया जा रहा है। भारत की संसद अब सिर्फ एक ऐतिहासिक संस्था नहीं रही, बल्कि अब ये एक डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार लोकतांत्रिक आदर्श संस्था बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो देखा आपने कि किस तरह से बड़े बदलावों की बड़ी तस्वीर पेश की गई है और आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर यहाँ पर निर्माण भी किया जा रहा है, जो आने वाले समय में जो नियति है उसको बदलने का काम करती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका और चीन ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने चीन के साथ कल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस अमेरिका के साथ एक त्वरित और व्यावहारिक व्यापार समझौता चाहता है, लेकिन उनका देश असंतुलित शर्तों को नहीं करेगा स्वीकार।
ईरान ने अमेरिका के साथ अभी किसी तरह की परमाणु वार्ता से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि ईरान इस बात का आकलन कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत उसके हित में है या नहीं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ अगले सप्ताह बातचीत की योजना बना रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। कल खामनेई ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा करार दिया और भविष्य में किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की बात कही। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस मना रहा है और इस वर्ष उद्यमी दिवस का विषय सतत विकास और नवाचार के चालकों के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने पर केंद्रित है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मई 2025 में मजबूत बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में यह दावा किया गया है कि यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5% बढ़ेगी, जिसमें चौथी तिमाही में 7.4% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई। भारत में स्टील उत्पादन की वृद्धि दर चीन और वैश्विक औसत दोनों से आगे निकल गई है। 2016 और 2024 के बीच भारत ने लगभग 5% की CAGR दर्ज की, जबकि चीन के लिए ये 2.76% और वैश्विक स्तर पर 1.77% थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल लगने की रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। गडकरी ने एक्स पर लिखा है कि दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत ने दूसरी एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया है और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो देश द्वारा एशियाई या विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में पहले कभी हासिल नहीं की गई थी। वियतनाम में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 17 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिजटाउन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 92 रन बना लिए हैं और टीम ने वेस्टइंडीज पर 82 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले खेल के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी की शुरुआत 4 विकेट पर 57 रनों से आगे की। कैरिबियाई टीम अपनी पहली पारी में 190 रनों पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान रोस्टन चेज ने 44 जबकि शाई होप ने 48 रनों की पारी खेली। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ अपने करार को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। रोनाल्डो अब अल नस्र के साथ 2027 तक जुड़े रहेंगे। 23वें विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत को मिल गई है। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी बधाई दी। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं केरल के एक ऐसे गांव में जहां अद्भुत दृश्यों को देखकर आप खुश हो जाएंगे। ये गांव केरल के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। तो आइए प्रकृति से जुड़कर इन यादगार लम्हों को जिएं। आप लीजिए इस मनमोहक यात्रा का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।